सभी सम्मानित मित्रों का आज पुनः फुलवारी में चर्चा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज ये भी बहुत खुशी की बात है कि छोटी दीपावली का भी पर्व है और हम लोग सब साथ मिल के इसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप सब लोग अपने अपने घर की पूजा छोड़ के यहाँ आए, हम लोग उसके लिए बहुत आभारी हैं आप सबके। तो मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जिस पुस्तक पे चर्चा करेंगे वो लेखक हमारे आज के नायक और लेखक सतीश शुक्ल जी हैं, जिनका जन्म मथुरा में हुआ था और लेकिन इनका गृह जनपद झांसी है। इन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से एमएससी किया और फिर बीएचयू से रिसर्च किया। आप आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और डीआईजी के पद से रिटायर हुए हैं। आपने पहली पुस्तक 2013 में और लड़की जीत गई ये लिखी थी और मैंने भी पढ़ी और बहुत ही अच्छी उसमें कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह है। और आज जिस पुस्तक पे चर्चा होगी वो दो दोस्तों की दास्तान है, इत्ती सी बात ये पुस्तक का नाम है। तो मैं बहुत आपका स्वागत करती हूँ शुक्ल जी, और मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप अपना स्थान ग्रहण करें बीच वाली कुर्सी पे, और मैं अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध करूंगी कि पुष्प गुच्छ भेंट कर शुक्ल जी का स्वागत करें। और आज जो चर्चा में डिस्कसेंट का रोल निभाएंगे वो हमारे डॉक्टर राम विनय सिंह जी हैं, जो फुलवारी ग्रुप के बहुत ही एक स्तंभ हैं। आप शुरू से इस समूह के साथ रहे हैं और आप संस्कृत के बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। डीएवी कॉलेज देहरादून में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आप अनेक पुस्तकें लिख चुके हैं और प्रखर वक्ता भी हैं। देहरादून के सभी कार्यक्रमों में आपका कोई ना कोई योगदान रहता है और फुलवारी की चर्चाओं में भी हम लोगों ने आपकी एक पुस्तक स्वरंभरा जो गीत संग्रह था उस पर बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। तो आपका डिस्कशन के रूप में हार्दिक स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगी रतूड़ी जी को कि आप पुष्प कुछ भेंट कर आपका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका हुजूर। ध्यान ग्रहण करिए। और अब जैसा कि हमारी जया वर्मा दीदी ने कहा था कि डॉक्टर रूबी भी हमारे साथ हैं, ये पहली बार आ रही हैं। इनफैक्ट आज बहुत सारे मेंबर्स पहली बार आए हैं। आप भी बहुत अच्छी लेखक हैं, तो आपकी पुस्तक के बारे में बाद में बात कर लेंगे, पहले ये चर्चा पूरी हो जाए। और मैं अब हमारे जो मुख्य डिस्कसेंट हैं और मुख्य आयोजक इस पूरी चर्चा के श्री अनिल रतूड़ी जी से अनुरोध करूंगी कि अपना स्थान ग्रहण करें और इस चर्चा को अब ये आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देवियों सज्जनों, आपका हार्दिक स्वागत। आज दीपावली के पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप दीपावली के पर्व पर हमारे घर पर आए हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं आज के हमारे इस सत्र के जो नायक हैं आदरणीय सतीश शुक्ला जी, जिनकी पुस्तक पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम। हमारे साथी जो डिस्कसेंट अभी राधा जी ने जिनके बारे में आपको तारुफ कराया, श्री डॉक्टर राम विनय जी, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम लोग चर्चा कुछ देर के लिए करेंगे आज, क्योंकि ऐसा पर्व का दिन है तो हम बहुत देर तक इसको नहीं रखेंगे चर्चा को और जल्दी समेटने का प्रयास करेंगे ताकि समय से आप लोग अपने घर पहुंच सकें। हमारी कोशिश ये रहेगी कि 1 घंटे हम चर्चा करें और फिर आधा पौन घंटे में हम लोग यहाँ से चाय वाय पी के जो है आप लोग यहाँ से डिस्पर्स हो सकेंगे। आज जो पुस्तक जिस पर हम लोग बात करेंगे, लगभग आधा घंटा 35 मिनट हम लेखक से कुछ दोनों जन यहाँ कुछ चर्चा करेंगे और उसके पश्चात आप सब बौद्धिक जो लोग यहाँ बुद्धिजीव यहाँ सब आए हुए हैं उन सबको वार्ता करने का अवसर मिलेगा। ये पुस्तक जैसा राधा जी ने बताया, इत्ती सी बात, दो दोस्तों की दास्तां, ये पुस्तक है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया ज़रा ताली बजाकर लेखक का
उत्साहवर्धन करने का कष्ट करें। बहुत सुंदर पुस्तक है ये, 260 पृष्ठ की पुस्तक है और देहरादून में विंसर पब्लिशिंग कंपनी द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। इसमें जैसा उन्होंने खुद ही लेखक ने लिखा है कि ये दो दोस्तों की दास्तान है। आपने जो प्राकथन जो लिखा है उसमें से कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना उचित समझता हूं, ताकि जिन लोगों ने ये पुस्तक ना पढ़ी हो उनके लिए भी थोड़ा सा इसमें वो रहेगा कि किस बारे में ये पुस्तक है। दो मित्रों के बीच एक छोटा सा विवाद हो जाता है। कायदे से तो ये झगड़े की हद तक भी नहीं पहुंचता था, लेकिन परिस्थितिवश मसला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। शुरू में तो इन्हें यह अजीब लगता है, लेकिन बाद में इन्हें मुकदमेबाजी में मज़ा आने लगता है। वे इसमें भी अपने सुख के साधन तलाश कर लेते हैं। वे व्यवस्था की कुछ कमज़ोरियों का लाभ उठाते हैं और हमेशा इजलास के सामने अपने कत्ल के अंदेशे की दुहाई देते रहते हैं। इजलास के लिए इस अंदेशे को नकार पाना वाकई मुश्किल था, अतः इनका मुकदमा एक दशक से भी ज़्यादा खिंच जाता है। कालांतर में एक मित्र दूसरे मित्र की पोती गोद लेने की कानूनी पेशकश करता है और यही बात इनके मुकदमे पर भारी पड़ जाती है। अब आप ही पढ़कर फैसला कर लें कि इन शातिर मुकदमेबाजों का आखिर फैसला सही था या गलत। इस उपन्यास के प्रारंभ से पूर्व जो आभार व्यक्त किया है लेखक ने, उसकी भी एक कुछ पंक्तियाँ मेरे विचार से पढ़ना उचित होगा। इस उपन्यास के मुख्य पात्र तुलसी राम और ख्याली राम की जीवन शैली और जीवन दर्शन का प्रथम परिचय मुझे अपने आत्मीय श्री ललित रयाल वरिष्ठ PCS से प्राप्त हुआ। हम लोग सब अवगत हैं कि ललित रयाल जी हमारे इस फुलवारी में आते हैं, उनकी पुस्तक पर भी चर्चा हुई है और वो अब कदाचित वो IAS हो चुके हैं। उन्होंने जब इनकी विशेषताएं मुझे बताईं तो मुझे भा गईं। इन दोनों पात्रों के सच्चे किस्से थोड़े उलटफेर के साथ मैंने अपनी शैली में यथावत परोसे हैं। शेष कथा क्रम कल्पना पर आधारित है। मैं श्री रयाल जी का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझसे तो इतनी सी बात बोली थी, लेकिन मैंने उसे उपन्यास का विस्तार दे दिया। ये इसकी जो कथा तकनीक है वो कोई बहुत क्लिष्ट नहीं है। शुरू में ही कोर्ट का सीन खुलता है और उसी से फ्लैशबैक में पूरी कहानी चलती है और थर्ड पर्सन नैरेटिव में है ये। और जो मुख्य इसमें मुद्दा है वो एक वाद है, वाद नंबर 313 1990 सरकार बनाम फरीकेन तुलसीराम वल्द लक्ष्मी दत्त ख्याली राम आदि। जो सरकारी तंत्र में मुकदमेबाजी से कुछ मैं कहूँगा जिनका कुछ वो रहा है, जो एक प्रकार से उससे फेमिलियर हैं, उनके लिए बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। मैं इस एक इंट्रोडक्शन के साथ मैं अब अनुरोध करूँगा डॉक्टर राम विनय जी से कि वह प्रश्न पूछकर या अपने ऑब्जर्वेशन देकर चर्चा को आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे। इस पुस्तक के लेखन के समय से ही मैं जुड़ा रहा हूँ और इसके बहुत सारे अध्याय आदरणीय ने आमने सामने सुनाए हुए हैं मुझे और खूब चर्चा हम लोग तब भी करते थे। आज कुछ विशेष तरह की चर्चा करेंगे। अमूमन काव्य शास्त्र में, साहित्य शास्त्र में बताया जाता है कि कोई भी काम बिना प्रयोजन के नहीं होता। प्रयोजन मनुष्य मंदोपि न प्रवर्तते। मंद से मंद व्यक्ति भी उद्देश्य विहीन होकर के, प्रयोजन रहित होकर के कोई काम नहीं करता। तो एक लेखक भला प्रयोजन रहित होकर के कैसे लिखेगा? वहाँ काव्य शास्त्र ने 6 प्रकार के प्रयोजन बताए। यश प्राप्ति के लिए काव्य, काव्य मतलब गद्य पद्य सभी। धन प्राप्ति के लिए काव्यम यशसे अर्थकृते। व्यवहार विदे, व्यवहार ज्ञान के लिए
लोक व्यवहार के लिए। चौथा कहा अमंगल के नाश के लिए, श्वेत रक्षतई। फिर आगे कहते हैं तत्काल ही आनंद रूपी परिणाम को पाने के लिए, सद्यः पर निवृत्ति। और तब कहा छठा कि कांता सम्मित उपदेश के लिए साहित्य का सृजन होना चाहिए। बहुत सुंदर। अर्थात जिस प्रकार से किसी प्रेमिका की कोई अच्छी सी बात कोई प्रेमी चाह कर भी नहीं टालता, उसी तरह से किसी लेखक के साहित्य में इतनी शक्ति हो, इतना आकर्षण हो कि उसके साहित्य को पढ़े बिना कोई छोड़े नहीं। तो मैं आदरणीय लेखक सतीश शुक्ला साहब से अपेक्षा करता हूं कि वे बताएं कि आपने किन प्रयोजनों को मुख्य केंद्र में लिया और उसके आधार पर आपने इसका सृजन किया। आप अपने प्रयोजन के विषय में कृपया जनता को बताएं। देखिए, किसी भी कृति का जब सृजन होता है तो लेखक का जो पहला प्रयोजन होता है वो कुछ कहना चाहता है, यानी जो आत्मसंतुष्टि है जो लिखने के बाद प्राप्त होती है, वही उसकी प्रारंभिक प्रेरणा होती है जो उसको कागज़ कलम उठाने पर बाध्य करती है। यानी आपके पास अंदर कुछ कहने के लिए हो, घुमड़ रहा हो और आप उसको अपने तरीके से कहना चाहते हो, तो आप लिखने का साहस करते हैं। अमूमन देखिए कि बहुत से लोग अपने मन की बातें मन में ही रखे रहते हैं और उसको व्यक्त नहीं करते। जब थोड़ा साहस आता है, क्लास में बच्चे को देखिए, कुछ गुमसुम बैठे रहते हैं, कुछ अपनी बात को टीचर के सामने भी रखते हैं, उनका ज्ञान भी दूर हो जाता है। इसी प्रकार लिखने के लिए बोलने से ज़्यादा साहस चाहिए। तो जब आपको स्वयं विश्वास हो जाता है कि हाँ मेरे पास कुछ लिखने जैसा है, तो आप उसको प्रारंभ कर देते। तो प्रथम प्रयोजन आत्म अभिव्यक्ति है। तो वो साहस की ये सबसे बड़ी पहचान है, जो लिख दे और फिर उसको प्रकाशित कर दिया जाए। ये उससे भी एक कदम आगे है। फिर उसके विमोचन में हमारे रतौड़ी साहब मौजूद थे, 4 डीजी साहब लोग मंच पे मौजूद थे, डॉक्टर साहब संचालन कर रहे थे। अगर ये स्तर प्राप्त हो जाए तब आपको समझ में आता है कि आपने जो इतनी सी बात लिखी है वो इतनी सी तो नहीं थी। क्या बात, वाह। आज उसकी आयु 9 वर्ष हो गई है, 2014 में प्रकाशित हुई थी और 9 का अंक पूर्णांक है। 9 वर्ष पूरे हो जाएं किसी रचना को और फिर भी वो स्मरण रहे और पढ़ने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इससे सिर्फ आत्मसंतोष वाली बात है। इसलिए आपको कहीं पे बुक स्टॉल्स पे ये देखने को अब नहीं मिलेगी, क्योंकि धन प्राप्ति का कोई इसमें प्रयोजन नहीं है। मेरे पास पहले की प्रतियां हैं और जो भी मुझे संपर्क करेंगे मैं अवश्य उनको सप्रेम भेंट करूंगा। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात होगी। मैं उषा कॉलोनी में रहता हूँ, आप किसी को भेज करके भी मंगा सकते हैं मेरे पास से। जो बात है, इतनी सी बात भी इसका टाइटल रखा जा सकता था और इतनी सी बात भी। तो इतनी में जो लघुता को मैं प्रकट करना चाहता था वो इतनी से नहीं हो रही थी, इतनी में हुई। और चूँकि मेरी बोलचाल में आंचलिक शब्द भी हैं, लेखन में भी आंचलिक आएंगे, कोई क्लिष्टता है नहीं। और हमारे यहाँ मैं बुंदेलखंड का प्रवेश रहा, मेरा बचपन वहीं रहा, तो वो इतनी जो शब्द है उसका बोलचाल की भाषा में बहुत प्रयोग होता है और वहाँ सहायक क्रियाओं का भी बोलचाल में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसको मैंने बचाया है क्योंकि वो लिखने में अधूरापन लग रहा था। तो ये स्वाभाविक बात थी। तो कुल मिला के आज मैं स्वयं प्रयोजन देखता हूँ कि अब तो इसका कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा। आप इतने सारे सुधीजन यहाँ मौजूद हैं, तो वो यही है कि मैं आत्मसंतुष्टि थी और कुछ कहना चाहता था अपने नज़रिए से उन बातों को। धन्यवाद। कर दीजिएगा। बहुत अच्छे शुक्ल जी ने उसके प्रयोजन के विषय में आप लोगों को अपने विचार बताए।
मैंने ये जो पुस्तक पढ़ी, पहले भी पढ़ी थी और फिर इस चर्चा से पूर्व फिर पुनः मुझे इसको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें आपकी जो मैं कहूँगा हास्य की क्षमताएं हैं वो काफ़ी विलक्षण हैं, और जो कहानी सुनाने की आपकी जो अपनी प्रतिभा है वो भी अपनी स्थान पर है। जो वस्तु विषय है मेरे विचार से, उसमें हास्य में व्यंग भी है, और एक प्रकार से जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं आयरनी जो होती है वो उसमें है, कि जो एक प्रकार से आपने इसमें कहा है कि जो एक तरीके से इंसाफ का जो मंदिर है, आपने एक जगह उसको लिखा है। तो जो हमारी न्यायिक प्रणाली है या हमारी कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई जो पूरी प्रणाली है, जिसे हम अंग्रेजी में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं, उसके विषय में बड़ी व्यंग्यात्मक बात यह है कि जो सामान्य व्यक्ति है जो न्याय लेने जाता है वो तो उससे पिसता है, वो तो कोर्ट कचहरी से दूर रहना चाहता है, और ये कहता है भाई ना तो पुलिस से, ना कभी कचहरी से, ना कभी वकील से वास्ता पड़े हमारा। लेकिन ये एक अद्भुत स्थिति है कि इसके जो दो मुख्य पात्र हैं वो अपने मुकदमे को जीवित रखने में, क्या उसको कोर्ट ले जाने में, बेबात की बात को बात बनाने में, और उस मुकदमे को कोर्ट और व्यवस्था चाह रही है कि हम इसे किसी तरह निपटाएं, ख़त्म करें, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन एक ऐब या मैलिस बोलते हैं जिसको, जो हमारे समाज में रहा है और है उसमें, कि वो उसको चलाए जा रहे हैं। और वो जो इंसाफ का मंदिर है वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जज, चाहे कोर्ट साहब हो प्रोसिक्यूशन के, या जज साहब हो, या इनके वकील हो, या ये स्वयं हो, और जो जनता भी है जो वहाँ आती भी है, तो इसमें एक प्रकार से जो आपकी जो टिप्पणी है वो न केवल न्यायिक व्यवस्था पर है पर समाज पर भी है, कि जो वहाँ आ रहे हैं इसलिए कि उन्हें वहाँ एक प्रकार से दोषित किस्म का आनंद मिल रहा है, उनको इस बात से कि ये चल रहा है। तो ये जो व्यंग्यात्मक बात है, क्या ये हमारा इसमें जो पढ़ना है इसको वो सही है आपके विचार से? देखिए, किसी भी सामाजिक दोष से हम आंखें नहीं मूंद सकते हैं। मैंने कहा ना कि कहना और लिखना इसके लिए साहस चाहिए, चूँकि ये तो सेवा में रहते हुए मैंने लिखा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे काफ़ी इसमें तीखा व्यंग है और सरल शब्दों में है, और उसका जो तमाशा बना दिया है व्यवस्था का, वो ग्रामीण परिवेश के बहुत, जिनको कहा जाएगा व्यवहार कुशल दो व्यक्ति हैं, और उन्होंने तमाशा बना दिया और टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो उसको खींचते रहे। आपने बोला कि जो मैलिस, मैं इसको मैलिस नहीं मानता हूँ सर। देखिए, जिस चीज़ का अस्तित्व है उसको हम दोष की परिभाषा में कैसे रख देंगे, ये हमारा नज़रिया है। जैसे मद्यपान है, सामाजिक बुराई है, सरकारी विभाग भी है, दुकानें भी हैं, ठेके भी होते हैं। एक समय आदमी को उसकी गंध तक से परहेज होता है, एक समय ये आता है कि वो उसको लेने लगता है और बिना उसके रह नहीं पाता है। नज़रिए में फ़र्क है। जब हमको उसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही है उस समय हमारे लिए दोष है, और उसके बाद तो ये हमारे लिए अमृत हो जाता है कि हम फ़ौरन दो दोस्तों की तलाश करते हैं कि आज शाम हो कहीं बैठे, और ये दोनों दोस्त भी उसी माध्यम से मिले थे क्योंकि इनके सारे अवगुण समान थे, और जो प्रवृत्ति थी हाजिर जवाबी थी, और वो मुकदमा उनकी पहचान बन गया। उनका कहना था कि ऐसे गांव की तरफ तो दरोगा जी कभी रुख भी नहीं करते जहां पर कोई एक आध मुकदमा न लदा हो। मुकदमा होने से कहें हमारे गांव का नाम कोर्ट में पुकारा जाता है, थाने में होता है, और पुलिस वाले भी कहते हैं यहाँ के करेंगे क्या, यहाँ के मर्दों का खून इतना ठंडा है, एक केस तक नहीं है। ये उनके तर्क हुआ करते थे। तो आज हमको ये दोष लग सकता है कि
भाई ये मुकदमेबाजी जो है वो दोष की सीमा में आती है, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ा एक ट्रॉफी थी कि हम अपने गांव की इज्जत अपने मुकदमे से बचा के चल रहे हैं। और वो कहते थे कि कोई दूसरा एक मुकदमा भी हो जाए हमारे गांव की तरफ से, हम दोनों अदालत में अगले दिन मिलनी कर लेंगे। तो वो कहते थे हम अपने गांव के सम्मान की रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो सर ये जो दोष और निर्दोषता का जो भाव है, बड़ी बारीक सी लकीर है, हम खड़े किस तरफ हैं तो हमको वो समझ में आ जाता है। थोड़ा सा निष्प्रय भाव आ जाता है, हो सकता है कि 60 पार मेरे को समझ में आया हो, पहले मैं भी गुण अपगुण के उसमें रहता था। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, यह तो बात माननी पड़ेगी। मैंने भी अक्षर अक्षर उपन्यास का पढ़ा है और इसे मनोरंजन प्रदान करने वाला उपन्यास निश्चित रूप से कहना चाहिए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कहीं भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि छोड़ करके रख देते। मन करेगा कि इसके आगे और क्या हुआ होगा, एक उत्कंठा बनी हुई सी रहती है। लेकिन एक बात जरूर आपत्ति की है कि आपने अनेक स्थलों पर ग्राम्य सभ्य विशेषणों के पर्याप्त प्रयोग किए हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सही। और ये मैंने आपको बैठाया इसलिए था कि आप इस चीज़ को ऐसे अच्छे शब्दों में आप ही बोल सकते हो, और ये मैं नहीं बोल सकता। हमारे साहित्य शास्त्र में इसे अश्लीलत तो दोष की श्रेणी में गिना जाता है। वाह क्या बात। तो मैं समझता हूँ यद्यपि हिंदी साहित्य में अनेक ऐसे उपन्यास लिखे गए हैं, उपन्यास तो उपन्यास, अनेक कविताएं भी आज के युग में लिखी गई जिसमें इस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं। यद्यपि प्रयोग हो जाने भर से उसे महान प्रयोग मान लिया जाए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, कुछ बड़े कवि भी ऐसे प्रयोग कर देते हैं, लेकिन उसको अच्छा मान लिया जाए ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो मुझे लगता है कि आपके इस प्रकार के प्रयोग के पीछे यह तो सच है कि आपकी मंशा ऐसी कुछ नहीं थी, लेकिन आज के संदर्भ में अगर आप पुलिस विभाग के व्यक्ति हैं, अगर आज के संदर्भ में इसकी समीक्षा की जाएगी फिर क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए, इसमें जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो पात्रों की स्वाभाविक भाषा शैली है, उनकी शब्दावली है, और हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसके जो शब्द हैं उनको व्यक्त करने के लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है। वो जो ग्राम सभ्य भाषा शैली का बात किया है, तो उसमें मैंने कृत्रिमता को नहीं लाया हूँ, और फिर मैंने बोल दिया कि हाँ, साहस होना चाहिए लिखने का कि अगर मेरा पात्र ऐसी भाषा बोलता है तो बोलता है, उससे हम बहुत प्रांजल भाषा की उम्मीद नहीं कर सकते। ये मैं इसमें हमारे आदरणीय शुक्ल जी की पुस्तक के विषय में जो डॉक्टर राम विनय जी ने कहा, मैं पूर्णतः डॉक्टर राम विनय जी से सहमत हूँ इस बारे में। और जैसा अभी लेखक महोदय ने कहा है कि आमतौर पर जो पात्र हैं उनकी स्वाभाविक भाषा होनी चाहिए, और कुछ हद तक वो सही भी है बात। लेकिन मेरे विचार से आपने इसमें कुछ साहस, कुछ अधिक आवश्यकता से अधिक दिखाया है क्योंकि जो हास्य है या उस प्रकार का जो अंदर हमारे जो एक जो मैं कहूँगा उसमें कुछ थोड़ा सा विभत्स भी उसमें एक सीमा तक वो जा रहा है, और वो हास्य से फिर दूसरी दिशा में चला जाता है। तो ये बात सही है कि ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार की जो भाषा है उसका प्रयोग अवश्य होता है, इसमें स्वाभाविक है, इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। किंतु एक पाठकों के दृष्टिकोण से उसकी एक सीमा शायद निर्धारित करनी चाहिए थी, ऐसा मेरा विचार है। देखिए, पाठक का अपना एक दृष्टिकोण होता है। आपने पढ़ा है इसको, आप मेरे को वो बताइए जो सबसे विभत्सता की सीमा तक पहुंच रहा है चैप्टर,
मैं यहाँ आपके सामने उसको पढ़ देता हूँ। शायद हो सकता है वो उसके उच्चारण और भाव से, क्योंकि मैं बनारस में रहा हुआ हूँ, बनारस में इस प्रकार की सुसभ्य भाषा का यदि प्रयोग ना किया जाए तो सब पूछते कहा भैया नाराज हुआ। तो बनारसी लहजा तो ऐसा है। फिर हमारे डॉक्टर साहब भी वहीं BHU में रहे हैं और इनको हम धीरे सीधे सीधे अगर प्रणाम कर दें तो देखते हैं कहा शुक्ल जी तबीयत ठीक नहीं हो। आप मेरे को बताएंगे तो मैं 4 लाइनें एक सबको पढ़ दूंगा, क्योंकि वो उसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, नहीं उसमें जो उपमेय उपमान का प्रयोग किया गया है वो सब संबंध हैं। जैसे मैं बता दूं, उन्होंने साला शब्द बहुत प्रयोग किया है। अरे भाई पत्नी के भाई को कहते हैं, नज़रिए की बात है। मैं तो इसको यही मानता हूँ, पत्नी के भाई को वो गाली थोड़ी हो गई, लेकिन उसका वो इतना आम प्रयोग होता है कि लोग उसको गाली की तरह से सोचने लगते हैं। ऐसा है नहीं, सिर्फ यही शब्द है। कम से कम वो 25-30 जगह आया होगा और वो आपस में जब मित्रों का संवाद होता है और सुरापान के बाद तो उसमें कुछ ज़्यादा ही हुआ। जो आपने इसमें मान और झूठी शान आन, ये जो आप क्योंकि पुलिस अधिकारी भी रहे हैं और बनारस में आपने अपना अध्ययन भी किया है, मैं उस तरफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की तरफ रहा हूँ, तो मैं भी उससे वाकिफ़ हूँ। और बनारस में मैं SP इकोनॉमिक ऑफेंसेस रहा, तो वो क्षेत्र मैंने थोड़ा बहुत मेरा भी अध्ययन वहाँ का है, जहाँ कहा जाता है कि लड़ाई मूंछ की रहती है। आधे से ज़्यादा समय जो दरखास्तें आती हैं वो मूंछ की लड़ाई ज़्यादा रहती है। और इसमें जो शुरू तो मूंछ से होती है, लेकिन बाद में वो फिर दोनों की सामूहिक एक प्रकार से गाँव की मूंछ बनाने के लिए वो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है, आप उसको कह रहे हैं कि आपने उसका तुलना जो अपने मद्यपान से की है, लेकिन मैलिस जो मैंने कहा वो एक प्रकार से व्यवस्था में और समाज में तो निश्चित है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। और आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, मैंने आजमगढ़ में ही देखा है कि एक व्यक्ति जो है वो 25 साल से एक फाइल लेके अपने भाई के खिलाफ मुकदमा, इतनी मोटी फाइल लेके आता था और सत्तू बांध के लाता था। कपड़े उसके पास पहनने को नहीं थे, 200 रुपये रोज़ खर्च करके केवल उस मुकदमे के लिए आता था। अपने भाई को कहता था सरकार बस एक बार उसको ठीक से पिटाई करवा दो उसकी। हाँ, तो ये जो मतलब मैलिस है ये और है क्या। और यही इसमें आपने एक प्रकार से जो लोग, ठीक है, ये दोनों जो आपके मुख्य पात्र हैं ये तो अपना एक झूठी शान और झूठी मान और अपने गांव के लिए, जैसा आप कह रहे हैं कि साहब दरोगा सिपाही वहाँ नहीं पूछने भी नहीं आएंगे, और जब तक वो हाकिम पूछने नहीं आएंगे तब तक गांव की कोई इज्जत नहीं है। ये एक बड़ी इन्वर्टेड टाइप की सोच है और ये भी मैलिसी है। दूसरी चीज़, जो वहाँ जिनका कोई लेना ना देना, वो सब उस मुकदमे के उस इजलास में खड़े हैं और वहाँ से वो सब लोग, उनके मन में बड़ी इस बात की एक प्रकार से रोमांच है मन में, आंखों में उनके, कि ये मुकदमा कितना ज़बरदस्त तकरीर जो हैं ये दोनों कर रहे हैं। अनपढ़ जो ज़्यादातर, मेरे ख्याल से जहाँ तक इसमें बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं ये, और पूरे उन्होंने व्यवस्था को एक तरीके से अपने उसमें नेटिव क्लेवरनेस में कहूँगा उससे उन्होंने बांध दिया है। तो ये जो हमारे समाज में एक प्रकार से ऐसा जो ऐब है, इसके बारे में आप क्या इसको उजागर करना चाह रहे थे या ये ऑटोमेटिकली हो गया? मैंने बताया कि इसमें जो स्वाभाविक था वो सब प्रकट हुआ। जब हम किसी चीज़ को सोच करके लिखते हैं कि इसमें ये चीज़ को लाना है तो वो अस्वाभाविक तो हो ही जाती है। जब ये कथानक आया तो जितनी चीज़ें हैं ये आप इसमें सार को घेर रहे हैं, और जब वो कथानक लिखा गया तो ये बिल्कुल ठीक है कि आपने उस सार तत्व को प्राप्त किया कि ये जो मुकदमेबाजी है
इसको बतौर शौक़ नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग हैं मुकदमेबाजी में पूरा जीवन भी लगा देते हैं, लेकिन इनके साथ में ये था, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सबक लेने वाली बात है। यदि ऑथर किसी भी किताब में बोल देता है कि हाँ ये हम इस उद्देश्य से लिख रहे हैं और आप इससे सबक लें और ये किसी तरह का सरमन है, प्रवचन है, तो शायद उसको कोई देखना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि हर तीसरा व्यक्ति अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार समझता है। तो लेखक ज़्यादातर पढ़े या समझे उन्हीं को जाता है जो कि सरलता और सहजता से परोसते हैं अपनी बात को। यह उपन्यास जब प्रारंभ होता है वहाँ आपने कुटुम्बस का बड़ा सुंदर प्रसंग लाया है, और वह कुटुम्बस की क्रिया जो है स्त्री के प्रति विशेष रूप से हो रही है। हाँ सही बात है, वो बहुत तो पुरुषों की भी पिटाई हुई है उसमें। हुई है, हाँ, डंडे से हुई है, वो 2 शूल जो लेकर के। 2 शूल तो बाद में आए। तो यहाँ कई ऐसे प्रसंग लिखे हैं जहाँ पर आज के संदर्भ में अगर हम विचार करेंगे, ये सर बीच बीच में मौन हो जा रहा है। आपकी आवाज़ ऐसे बुलंद है, आप बोलते रहिए। तो आज के संदर्भ में जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात होती है, तो क्या घर से इजाजत मिल गई थी इस प्रकार के प्रसंगों की? नहीं, इजाजत इस प्रसंग में इजाजत नहीं मिली थी। शायद हम लोग कभी दोबारा बैठेंगे तो बहुत दूंगा। आप जानते हैं कि व्यक्ति किसके सामने मौन या मूक हो जाता है, फिर भी लिखने में हाँ जी ये तो तय बात है। लिखने के लिए अनुमति अगर मैं लेता तो शायद नहीं होता। वो उसमें यही होता कि पैसे फूंकने की क्या ज़रूरत है, घर गृहस्थी वाले हो, घर गृहस्थी को देखो। लेकिन मैंने इसमें पूछा नहीं, लिखा अपने मन से, छपाया अपने मन से, आप लोगों ने परोस दिया। और आपको आश्चर्य नहीं होगा कि 9 वर्ष हो गए उस पुस्तक को छपे हुए, मेरी भार्या ने उसको पढ़ने का कष्ट नहीं करा। आज जो नवरस संसार जो मेरा YouTube चैनल है, उस पर मैंने इनको कहा कि अभी कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराया है और बाकी कभी भी नहीं। तो घर की मुर्गी आप जानते ही हैं। क्या सर, एक प्रसंग जो है यहाँ पर बड़ा सुंदर है, मैंने टिक लगा रखा था। जब उसी कुटुम्बस प्रसंग में आपस में दोनों साधना शिला का आनंद ले रहे हैं, और उसके बाद जो सोम का जो प्रभाव है जिससे उच्चावस्था में पहुंच चुके हैं कि क्या देवताओं के घरों में भी यही सब चलता होगा। ख्याली जब चेतना के उच्च सोपान पर पहुंचे तो बोले, यार एक बात बताओ तुलसी, अपने भोले बाबा भी तो भांग धतूरा खाकर मगन रहते हैं, फिर क्या गौरी माई भी उन्हें ऐसे ही दौड़ाती होंगी? तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग जो एक प्रसंग की काट के रूप में है, यह बड़ा अच्छा प्रसंग है। और ऐसे अनेक स्थल आए हैं जहां आपने स्त्री के वैशिष्ट्य को बताया है, यह भी प्रशंसा योग्य है। उस पर अभी प्रश्न आपसे करेंगे, लेकिन सर कुछ पूछना चाहते हैं पहले सर का। नहीं, जो आपने प्रश्न या आपके जो आपने विचार व्यक्त किए, उन्हीं से मैं जुड़ते हुए जो मदरापान का आपने इसमें एक बार बार उसको दिखाया है, और हर दिन है, तो ये बात अपनी जगह। मैं भी पूरब में काम, नौकरी और समाज में थोड़ा बहुत देख के आया हूँ, और यहाँ पश्चिम में भी हम लोगों ने काम किया और देखा है, और इसमें भी कोई दो राह नहीं है कि इसका जो प्रयोग है वो काफ़ी समाज में हो रहा है। लेकिन इसमें तो एक ही रस है पूरी पुस्तक में, अगर जो हम देखें तो रस इसी का चल रहा है पूरा। तो इसमें क्या ये स्वाभाविक ही है या ऐसे ही लोग छाटे आपने? देखिए, जो विवाह होता है उसमें गुण मिलाए जाते हैं वर वधू के, लेकिन मित्रता आप देखेंगे ऐसे 2 बंदों के बीच में होती है जिनके अवगुण समान होते हैं और बहुत प्रगाढ़ होती है वो मित्रता। यहाँ पे ये अवगुण इनका कॉमन था और जिससे वो लगातार जुड़े रहते थे।
कभी भी दोस्तों को देख लीजिए, उनका अवगुण एक ना एक कॉमन होगा, और वो जो कॉमन अवगुण वाले होते हैं उनकी मित्रता बहुत लंबी चलती है। अब मेरे पात्र ही मेरे को ऐसे दिखाई पड़े, देखिए सर, हमेशा पुलिस थाना देखना, फौजदारी, कोर्ट, फिर वो देहात वाली जो जैसे जालौन वगैरह का इलाका होता है, वहाँ की मारपीट, जैसे आपने बोला कि भाई मेरे भाई को लाके एक बार अच्छे से कूट दो, वहाँ पे कई इच्छा ये व्यक्त करते थे, साहब दुगना ले लो लेकिन हम आके कूट लें इसको आपके थाने, मतलब उनकी जो प्रबल इच्छा होती थी, कहने लगे लिखा पढ़ी में क्या रखा था, मुकदमेबाजी में से पीट ली। तो जो ये मानसिकता होती है, तो वो ये शाम का इनका सिर्फ एक ही काम होता था, उसका साधन उनको मिल गया, क्योंकि वो लोक गायक भी थे। स्त्री पात्रों का भी इसमें है, अभी स्त्री पात्रों की बात आपने की है, मैं इसमें अगर एक आध प्रसंग है तो इसमें देखिए, सिर्फ एक ही रस नहीं है, ममता है, दान है, सेवा है, भक्ति है, सामाजिक जुड़ाव है, एक ग्रामीण जीवन शैली है कि कैसे वो सेल्फ कंटेंट सोसाइटी है, थोड़े से भी काम हो, कोई आयोजन हो, सब आपस में संसाधन को जुटा के अपने काम कर लेते हैं, चाहे वो पूजन का हो, चाहे वो शादी ब्याह का हो। तो जो ग्रामीण परिवेश में जुड़ाव था, बहुत कम संसाधन होने के बाद, लेकिन उनका जो अंतर्विश्व है वो बहुत धनी है, बहुत रिच है, उनको कभी अभाव अनुभव होता ही नहीं है। आप किसी को अनुभव नहीं कराइए कि भाई आपके उस पर तो शरीर पर 1 लाख रुपए वाला सूट नहीं है, तो वो अपने 5,000 वाले सूट में बहुत प्रसन्न रहेगा। अभाव को पैदा कर देते थे, तो वो गांव में नहीं थे। उस समय के जो मेरे जिस पात्र हैं, मेरे प्रोटैगनिस्ट हैं, वो जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं, वहाँ पर अभाव का आभास कराने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, आपने हाँ, पहले आप पूछिए। बहुत अच्छा सर आपने कहा, अभाव के भीतर से भाव उत्पन्न आपने किए हैं और ऐसे समाज को चुना। और मैंने उपन्यास में यह भी पाया कि जिस प्रसंग में दोनों मित्रों ने सोमपान की अवस्था में, कहते हैं जो अनुभवी लोग हैं, मेरे जीवन में ऐसा अनुभव नहीं है, कि अनुभवी लोग कहते हैं कि इस अवस्था में लोग सत्यवादी हरिश्चंद्र हो जाते हैं, कि वो सच के सिवा और कुछ नहीं बोलते। तो अगर उस अवस्था में उन्होंने स्त्रियों के विरुद्ध बहुत सारी बातें की हैं, कदाचित उन बातों को लेखक ने महादान नाम के प्रसंग में, कन्यादान जो एक छोटी सी बच्ची को उन्होंने लिया है, तुलसी राम ने गोद लिया पोती के रूप में, उस प्रसंग के माध्यम से उसकी पूर्णता आपने दिखाई है, यह बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि यह जो सोमपान की बातें जो आपने बार बार दिखाई हैं, हर प्रसंग में, हर अध्याय में ये बात आपने दिखाई, मुझे लगता है कि यह समाज की दृष्टि से जब हम विचार करें, तो अगर मुकदमा के पूर्ण होने पर इन दोनों के माध्यम से एक संकल्प व्यक्त किया गया होता कि इसी सोमपान ने हमारी यह गति की है कि असत्य को सत्य बनाते हुए हम 10 वर्षों तक मुकदमा लड़ते रह गए, इसीलिए आज से इसे त्याग दिया जाए, तो समाज में मुझे लगता है एक अच्छा संदेश जाता। और साहित्य की दृष्टि से भी आप मान्यवर क्या कहना मान्यवर देखिए, संदेश देने वाला उद्देश्य तो इसमें कहीं भी नहीं था, और जितनी आपने इस विधा की, जो सोमपान की विधा मैं कहूँगा, क्योंकि इसका भी पूरा आयोजन होता है, जो एक साधना होती है, ये काल भैरव का प्रसाद है, जिसमें मंत्र का पाठ होता है। देवराज्य से विमान पावनांगरी पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र मिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापराधिनाथ काल भैरवम भजे। इनका प्रसाद यही है। गुण दोष को जानिए, क्योंकि ये ज्ञान चक्षुओं को ये प्रसाद है। आप मंदिर में जाएंगे, इसके अलावा कुछ चढ़ता ही नहीं है। फिर अब ये चुनाव का सीज़न आ रहा है, सब जगह जो है वो तीर्थ पूजा होगी, उल्टा चक्र चलेगा।
5 पात्र होते हैं उसमें। प्रथम पात्र, द्वितीय पात्र, इच्छा पात्र, बिंदु पात्र, पूर्ण पात्र, स्वैच्छिक। और उसको लेने का तरीका भी है, उसको घट बोलते हैं, बोतल नहीं बोलते हैं, दारू नहीं बोलते, उसको तीर्थ बोलते हैं। जो जल मिलाते हैं उसको वारी बोलते हैं। साधना पद्धति है, उसका विस्तार जानिए। अवगढ़ लोगों से मिलिए, बनारस में आप रहे हैं, कभी मणिकर्णिका बैठे हों तो आप जाकर के पूछिए कि हाँ इसका क्या, उससे पूजन होता है। बड़ी बड़ी पार्टी में बड़े बड़े, आजमगढ़ जिसकी बात कर रहे हैं सबसे बड़ा तीर्थ पूजन वहाँ होता है सर। और हज़ारों की संख्या में घट लगाए जाते हैं और सबको चुनरी पहनाई जाती है, उसमें कोई भी घट दिखाई नहीं पड़ेगा। बहुत कठिन विधान होता है। और जो चक्रेश होता है, जो इसका पूजा का आयोजन कराता है, उसकी शब्दावली ही अलग है। ये बड़ी गुप्त विधा है, इसलिए ज्ञान तो असीम है, उसको पूरा आप संतों के पास आएँ, जरा मिलते जुलते रहें, मैं आपको भी शाम की बैठकी में बुलाने लूँगा। बहुत अच्छे, बहुत आपने विस्तार से इस मैं कहूँगा पूरे एक मदिरा से संबंधित और मध्य से संबंधित और उससे संबंधित जो एक पूरा एस्थेटिक पूरी थ्योरी है वो आपने बताई। बहरहाल मैं आपसे दूसरा प्रश्न करने वाला हूँ। 260 पृष्ठ की ये पुस्तक है आपकी, और मुख्य मुद्दा हम लोग शुरू में बात कर चुके हैं और कुछ ऐसे मुद्दे जो इस दौरान आए हैं। 1990 का ये मुकदमा है और लगभग आपकी कहानी इसे कहती है कि 10 वर्ष, हाँ तो 20 मान लिया, तो 2010 में ये तकरीबन समाप्त होता है। तो है मामला 151 का। उसको देखिए, पहले 107-16 की कार्रवाई होती है, ठीक है, उनको पेश किया जाता है। उसके बाद इनकी जो मारपीट हो जाती है और वो पत्नियों की पिटाई हो जाती है, फिर वो दूसरों पे लगा देते हैं कि साहब ये आया था लाठी लेकर के, एक दूसरे को नशे की हालत में डंडा देता है कि जाओ। भोले बाबा तो त्रिशूल रखते हैं, उसमें तो 3 होते हैं, तो एक वो बाइफर्केटेड डंडा मिल जाता है, वो अगर तुम इसको लेके जाओ, तो वो 2 शूल लेके जाता है। वो कहता है हम ही कौन से भोलेनाथ हैं जो त्रिशूल लेकर के जाएंगे। तो नशे में रहता है, उसको फेंक के मारा तो बीवी को लगा नहीं, बीवी ने फिर उसको उठा के उसी से उसको ढूंढ दिया। वो तो आपकी पूरी सिचुएशनल कॉमेडी है, वो मैं समझ गया। और सर इसमें जो कल्पना का सहारा है वो आपने इसके प्रस्तावना में पढ़ा है, तो लेखक की स्वतंत्रता भी रहती है और उससे हमको उसको चूल से चूल मिलाना होता है और सारे सूत्र इकट्ठा करने होते हैं उसी किताब में। अब ये जो 151 की बात कह रहे हैं, दरोगा जी का कहना था कि देखो कत्ल की धारा होती है 302, जिसकी 2 बार 151 कर दीजिए, तो पहली बार 151 होगी तो समझ लो आपका कत्ल रुक गया था। अगर 151 आपने नहीं किया, ये प्रिवेंटिव इतना ज़रूरी है, तो इनको उसी में तो पेश किया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, फिर घर पे मारपीट होती है, उस पर इनको फिर पेश किया जाता है कि देखो आपको तो पाबंद किया गया था और इस मुकदमे को चलने दो। सरकार बनाम लिखा जाता है, वो कहता है कि साहब आप इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे क्योंकि 260 पेज के इस पूरे कथानक को नहीं बता पाऊँगा जब तक कि वो चैप्टर ना पढ़ पाए। इस तरह से चला, 151 चला, क्योंकि वो तारीख ही नहीं लगती थी, कुछ ना कुछ हो जाता। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है आपसे, वो आपने जो उसका कथानक में जो उसकी जो सिचुएशंस बनाई हैं जिससे वो हाथ से आगे बढ़ता है और कहानी भी बढ़ती है कि भाई पहले वो गए थे, उसी में पिटाई में वो उल्टा पड़ जाता है और वो कहानी दुशाले के अलग बना देते हैं। फिर वो जो जांच करने सिपाही आता है तो उसके समय पर वो बकरे वाला प्रकरण सामने आता है, तो पत्थर वाला प्रकरण आ जाता है, पत्थर मार देता है, तो वो कहीं किसी को मार रहा था, कहीं और लग जाता है। वो फेंक रहा था एक्चुअली वो खैनी जिसमें पत्थर भर के फेंक रहा था, वो लग जाता है पत्थर की तरह। तो वो कहानी आपने आगे जो बढ़ाई बहुत अच्छी। मेरा ये कहला सवाल दूसरा है, मेरा मुख्य सवाल ये है आपसे, 260 पृष्ठ की कहानी आपने बनाई और उसमें ये एक से एक चीज़ निकल के बनती चली गई। ये बात अपनी जगह जाहिर है कि जो दोनों पात्र हैं वो भी उस कहानी को बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका तो उसमें ही स्वार्थ सिद्धि हो रही है, उनका आनंद उसमें उसी में आ रहा है अपना। जब पाठक के दृष्टिकोण से आप उसे देखें
तो 200, ये कहानी बहुत सुंदर आपने लिखी है, उसमें आनंद भी आता है, लेकिन मेरे विचार से थोड़ी सी कंट्राइव्ड और थोड़ी सी ज़्यादा आपने उसको ज़्यादा खींच लिया है। ये मेरा अपना विचार है, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ, ये कहा जा सकता है, लेकिन जो फिजूल किस्म के मुकदमे होते हैं वो ही इतने लंबे समय तक चलते हैं, और जिसमें कुछ तथ्य या कथ्य होता है उसका तो निस्तारण हो जाता है। और मैंने शुरुआत में लिखा कि ये झगड़ा था ही नहीं, रगड़ा है, ये रगड़ा था। तो रगड़ा तो इतने वर्षों तक सर चलेगा, 20 साल भी निपट गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका बड़ा सुखांत है। वो बहुरिया का भी भविष्य बन जाता है, गांव भी वो पढ़ी एक आप लिखी पूछिए, स्त्री- फिर एक मैं पूछूंगा, फिर इसके बाद विल ओपन इट। बहुत अच्छा सर, रगड़ा प्रधान उपन्यास है यह, सर ने अभी स्पष्ट किया। कोई भी ग्रंथ जब कोई पाठक पढ़ता है तो वह कुछ खोजना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। कि आपका यह उपन्यास इतनी सी बात, मैत्री को अपमानित करने वाली, मित्रता जैसे पवित्र संबंध को अनादृत करने वाली जो मुकदमेबाजी है, इसकी कला सीखने के लिए या इससे इतर और भी कुछ ऐसा जो ग्राम्य आदि परिवेश की चीजें हैं, जो छल छद्म का परिवेश है, एक अलग प्रकार उत्पन्न करने का प्रयास यह जानना चाहता है कि हम क्या इससे प्राप्त करें। ये जो कुटैब हैं वो तो पाठक ये मान के चले कि ये कभी नहीं करना है, क्योंकि दोष को किसी ने दिखा दिया, अब उसको अपनाना या त्याग देना ये हमारे ऊपर है। तो जो कुटैब हैं उनको ना अपनाएं। उसमें कहीं इसको रिकमेंड नहीं किया गया है कि आप सोमरस का पान करें, और उसकी जो बुराइयां हैं वो स्वतः स्पष्ट है। ये पाठक स्वयं उससे सबक ले लेता है कि यार ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। पीटा पाटी भी नहीं करना चाहिए। परिवार में कोई पढ़ी लिखी बहू आ जाए, हमारा लड़का अनपढ़ है तो हमको उस बहू का मान करना चाहिए, जैसा कि इसमें है। तो अप्रत्यक्ष रूप से, अव्यक्त रूप से जो ग्रामीण शैली की श्रेष्ठताएं हैं और उसका वैभव है, स्वाभाविक वैभव है, वो इसमें उभर के आया। अगर उसको स्वाभाविक लाइफ स्टाइल को देखना है तो उसको बहुत कुछ मिलेगा व्यक्ति को। और पहले से मान के चले कि ये कोई धार्मिक ग्रंथ है या उपदेश ग्रंथ है तो ऐसा कतई नहीं है। इसमें त्यागने योग्य बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने कहीं नहीं बोला कि आप इसको स्वीकार कर लीजिए। तो बहुत अच्छे। अब आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसके बाद फिर हम अपने यहाँ जो भाई बंधु बैठे हैं उनसे आपकी जो वार्ता है वो कराएंगे। इसमें आपने हर किस्म के, जो आपने कहा बहुत सारे ऐसे इसमें विषय हैं जिनको आप त्याग दें तो बेहतर हो, आपने उनका कोई संस्तुति नहीं करी है, लेकिन एक इसमें बड़ा उदात्त विषय भी है, और वो है जो प्रेम का विषय, जो मानवीय हृदय में जो प्रेम की जो क्षमता है या जो उसकी पिपासा है, जिसमें जो दोनों परिवार में जो महिलाएं भी हैं या जो दोनों मित्र भी हैं या एक मित्र का पुत्र भी है, उन सब में एक साथ ये एक ममता या इस प्रकार का जो प्रेम का जो अंकुरित होता है कि जब वो पुत्री, जब उनके यहाँ दो बच्चे एक साथ पैदा हो जाते हैं, तो जिस प्रकार से तुलसी और उनकी पत्नी जिनके पास कोई संतान नहीं है और वो एक पुत्री को गोद लेना चाहते हैं, उनकी पुत्री को, ये जो भाव आपने इसमें दिखाया है, और एक प्रकार से जो सारा इसका मैल है जो आपने दिखाया है, जो सारा मैल जो समाज का आपने जो बहुत अच्छे तरीके से चित्रित किया है, उसको वो प्रेम का जो क्षण है और जो उसका जो भाव है वो एक प्रकार से प्रेरित भी करता है पढ़ने वाले को, और उसको कहानी को रिजॉल्व भी करता है, और एक प्रकार से हर मैल को धो देता है। तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? चलिए सर, अंत भला तो सब भला, धुल तो गया।
देखिए मैं बताऊं, ये जो कथानक है इसमें जो महिला सशक्तिकरण की बात है, कन्या को गोद लेने वाली बात है, जबकि वो जुड़वा हुए थे, वो लड़का भी मांग सकता था, उसने लड़की को लिया तो उससे सवाल भी ये किया गया, तो उसको अपने आप वो चीज़ उभर के आई। किसी से कहा नहीं गया कि आप लड़की को ही गोद लें, अडॉप्ट करें। ये पाठक को स्वयं प्रेरणा मिलती कि इसमें से मैं क्या ग्रहण कर लूँ। तो सार सार को गही ले, थोता दे ही उड़ाए। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, बहुत सी ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है जिसमें कहीं जो त्याज्य कुछ पंक्तियाँ ना हो, जिसकी चर्चा हमेशा होती रहती है। ये एक सामयिक रचना है। जैसा हुआ उसको थोड़ा कल्पना के माध्यम से सूत्रों को जोड़ा गया, रोचक बनाया गया। हूबहू ऐसा हुआ हो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ पात्र इस ज़हनियत के थे। प्रवृत्ति जो है वो प्रवृत्ति को दिखाया गया, हर पेशी पर उनको जाना, वो उनकी जीवन शैली बन गई थी। इसके अलावा कुछ करने को था नहीं। सीज़न में वो भजन अजन गा लिया करते थे, तो वहाँ से थोड़ी सी दान दक्षिणा मिल जाती थी, थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी तो उससे खेती कर लिया करते थे। तो ये एक जीवन शैली है सर। हर एक ने ग्रामीण परिवेश को नहीं देखा और इतने डीपली नहीं देखा, गांव में जा कर के नहीं देखा। ज़्यादातर लोग शहर में रह कर के पल जाते हैं, फिर गांव से तो संबंध रहता ही नहीं है। तो जो जिसने इसको जिया होगा उसको इसमें से बहुत अनुभव होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है जो आंचलिक शब्द हैं, वो आंचलिक शब्द इसमें बहुत प्रयोग किए गए हैं। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो वैसे तो ध्वन्यात्मक है। बहुत अच्छे। तो आपने बहुत अच्छे प्रश्नों के उत्तर दिए और मैं अब अनुरोध करूंगा डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी से, आदरणीय, वो आके कुछ, मैंने आपको इंसिस्ट किया था कि आप ज़रूर आइए क्योंकि आपके बिना कोई चर्चा होती नहीं, हो ही नहीं सकती। और आप आज थोड़ा सा कष्ट, वहाँ उनको कुछ घर में कुछ लोग भी आए थे, तो मेरा अनुरोध होगा कि आप कृपया, आपने पुस्तक भी पढ़ी है तो कुछ अपने विचार, प्रश्न इत्यादि कुछ आपकी टिप्पणी हो तो उससे हमें कृपया सभी को लाभान्वित करने का कष्ट करें। इन्होंने एक ऐसे विषय पर लिखी पुस्तक लिखी जो आज का बहुचर्चित, बहुप्रचलित प्रसंग है। न्यायालय और पुलिस एक आम आदमी की व्यवस्था जैसी बात बन गई है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए पुलिस और न्यायालय की बात से परिचित होना और इस संदर्भों में अपनी बात को फिर उसको एक रस आने लगे, ये बड़ी बात। उन्हें मजा आने लगा कि जाके उनकी सारंगी भी साथ जा रही है, डबली भी जा रही है, मौका लगा कि डबली सारंगी को भी शान दे रहे हैं। ये तो बड़ा सुखद भी है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि ख्याली और तुलसी ललित से मिले थे, पर इस बात को मुकर्रा जा सकता है कि आपसे नहीं मिले। ऐसा लगता है कि साक्षात्कार आपसे ही हुआ है। आपने ललित का प्रसंग जरूर लिया है पर साक्षात्कार आपसे हुआ है। यथार्थ कल्पना जरूर है पर उसमें यथार्थ अधिक है कि जिस तरह की घटनाएं, जिस तरह के ग्रामीण परिवेश और सारे संदर्भ आए हैं, आंचलिक भाषा आई है। कभी अभी भदेश शब्दावली की बात आई थी। आप मथुरा में जन्म हुआ है और मथुरा में चले जाइए तो वहाँ की महिलाएं भी जिस तरीके से प्रयोग करेंगे तो आम शहरी आदमी या दूसरे प्रदेश के आदमी भाग जाएगा, ये लोग कैसी बात बोलते हैं एकदम। तो ये तो आंचलिक परिवेश को प्रस्तुत करने के लिए आपने बात प्रस्तुत की है। महिला सशक्तिकरण का सुखद संदेश दिया, बहुत बड़ी बात है। परंतु 2-3 बातों में मैंने आदरणीय श्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ा लंबा लेख इस पर लिखा है। मुझे सातवां नामक पुस्तक में पहले मैंने वही पढ़ लिया था, आदरणीय अनिल जी द्वारा 2 दिन पूर्व किताब मिली, बहुत व्यंगम दृष्टि से पढ़ी है। एक बात मैं जानना चाहती हूँ, अभी कुटुम्बस की बात करी और शुरुआत में ही बात आया है कि शादी के घर का कोराम कानों पढ़ते ही भूखे तुलसी के जलाल में आ गए और अपनी पानी ग्रही चटनी को धुलने लगे और उन्होंने दोस्ती के नाम इस कांटे को उखाड़ने का फैसला किया। और ये एक बड़ी विलक्षण बात लिखी है, गांव वालों को आज भी बहुत दिनों बाद इन दोनों घरों से एक साथ हूँ सुनने को मिली। दूर जंगल के सियार भी उत्साहित होकर उनके रुदन में अपने सुर मिलाने लगे। इसके बाद दोनों पिछली टंडियों ने अपने प्राणनाथों को भूखा सुनाया। इसमें कैसे जवाब देंगे? सियार इनको पकड़े गए, नरमानीकरण किया।
देखिए या सियारों की गांव आवाज़ में को रात्रि करना को गलियों में, क्योंकि वो पुराना हम लोग जो माहौल को याद रखते हैं, तो ये सियार वगैरह तो हमारे यहाँ उषा कॉलोनी में घूमते रहे भी 5 साल तक। अच्छा, एक सवाल और। आपने महिला सशक्तिकरण की बहुत बात करी है, उदात्त चित्रण भी किया है, अंत में जो संदेश दिया है आज के युग के लिए बहुत बड़ा ग्रामीण विकास में, कि वो आंगनवाड़ी की वो बन गई है, उन्हें सारे सुख मिल गए, उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाया। एक दिन आपने लिखा है, एक जगह कहीं प्रसंग में प्रयोग किया है, जनाना माल। और एक दूसरा सवाल इसके साथ जोड़ रही हूँ, बड़ा सही सवाल कि पूछा। बकरे ने सींग जो मारा, तो लिखते हैं साली को इतने जोर सींग नहीं मारी थी जितना ये ड्रामा कर रही है, लगता है इसने जनानियों वाली हरकतें सीख ली। ऐसी बात कैसे? ये इसमें जो प्रश्न है बहुत सही प्रश्न पूछा है। ये देखिए बहुत बहुत मैम बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जब कोई पात्र कह रहा हो इसको, तब बात समझ में आती है। जहाँ ये लेखक की आवाज आ रही है, वहाँ ये मामला गंभीर हो जाता है। खराब लगने वाला, चुभने वाला है। घेरे में लिया जा रहा है सर। अब व्यक्ति जब बोल नहीं पाता है तो वो लिख देता है। आखिर वो कब तक अपने मन में रखेगा। और ऐसा होता भी है कि जो उपक्रम है वो कहीं कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है। ये उसी की ओर इशारा था, तो ये उस तरह वाली हरकतों के लिए। की बात तो शास्त्रों में कही गई है, तो तय बात है। अब वो मैं वाला शब्द नहीं इस्तेमाल कर पाया। महिलाएं भी सहयोग करने लिए जनानी वाली हरकत नहीं करती महिलाएं। आज की तारीख में ये कमेंट सेक्सिस्ट कमेंट है। दूसरी बात होती है, रामचंद्र ने बार बार साधना शिला की बात करी, तो ये तो आदरणीय लेखक ने स्वयं सिद्ध कर दिया। आंतरिकों की पंचमकार साधना को सब जानते हैं, और साहित्य में जिस प्रकार का वर्णन है, तो ये तो साधारण ग्रामीण व्यक्ति हैं जो इस प्रकार की सोमपान करके कुछ भी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात इस उपन्यास की है कि रात्रि में वो दोस्त हो जा रहे हैं, और दिन में कचहरी में जानबूझ कर ढोंग को उन्होंने इतना अच्छा साबित किया है कि वो एक लगे कि वो मुकदमे को खींच। और मुझे आश्चर्य इस बात करता है उस न्यायाधीश की सहिष्णुता पर, कि पूरा दिन निकल जा रहा है, दूसरी सुनवाई नहीं हो रही एक ही मुकदमे में, तो ये कचहरी में ऐसा वातावरण कैसे हो गया? ये मैंने कंट्राइव वाली बात की। देखिए जज भी पहचान चुके हैं, बेकार है ये। वो सबसे पुराना मुकदमा होता है, और जब उनकी समझ में उसके फैक्ट्स आते हैं, और ये उनका जो नरेशन होता था वो फास्ट ट्रैक में उसको निपटाना चाहते थे, तो 3 दिन बाद की उसमें लगा दिया करते तारीख, लेकिन हर बार उसमें कोई ना कोई ये पेंच उलझा देते थे। और वो उन्होंने जो इसमें फ़ैसला दिया है, अगर आप जज साहब का फ़ैसला पढ़ेंगे तो उसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो क्यों इतना लंबा चला। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनजस्टिस हो, वो कहते थे इसमें कुछ तो होगा, इतने वर्षों से चल रहा है, इतने जज साहब लोग आए और गए, इसका फ़ैसला नहीं हो पाया। तो जज की कुर्सी पर बैठ के किसी चीज़ को सही या गलत के खाने में डालना सबसे कठिन काम होता है। तो व्यक्ति को सुनना तो पड़ता है, वो तब तक सुनने को तैयार होता है जब तक अगला कहने के लिए कुछ रखे हुए हैं। तो ये दोनों हर कुछ ना कुछ कहने के लिए रखते थे। तो न्यायालय की तो वो जो कुर्सी है वहाँ बैठ के तो उनको सुनना ही है, जबकि कहने वाले के पास अगर कुछ है कहने को, इनके पास हमेशा होता था। न्यायालय में सहिष्णु है। पहचान गया कि बात को घुमा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं कि उपन्यास अपने आप में समृद्ध है, और एक ऐसे विषय को लेकर लिखा गया है जो प्राय आम व्यक्ति कलम नहीं चलाता। मुझे वो बात इसमें नहीं है, अचानक सुदर्शन के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नाटक प्रहसन की याद आई, जिसमें 2 बिल्कुल अमीर व्यक्ति हैं पर वो बिल्कुल अनपढ़ है। और जब नोटिस देके जाता है कि मजिस्ट्रेट का, ब्रिटिश सरकार का, कि अंग्रेज का, फिरंगी का नोटिस आया, तो चपरासी को देख कर डर जाते हैं, छुप जाते हैं, अपनी अमीरी छिपाते हैं, और न्यायालय में जाकर कहते हैं हम तो बहुत गरीब हैं, ये सब है। बड़ी देर में उन्हें समझ में आता है, और जब वो जज बना दिए जाते हैं ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, तो समझ में ही नहीं आता क्या करना है, कहता कहीं अंगूठा लगा दो। कथानक उससे बिल्कुल फर्क है, और पात्रों का जिस प्रकार से चित्रण है उसको, इसको इन पात्रों को बढ़ गए, उनकी भी याद आ गई। वो अनपढ़ हैं, पैसे वाले हैं, और परंतु वो अपने को जबरदस्ती गरीब बनने का ढोंग कर रहे हैं जा करके। तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद महोदया।
हाँ आए आए चैनिका जी, आइए आइए, इधर आइए। आइए चैनिका जी, आदरणीय चैनिका जी बहुत प्रखर बुद्धि वाली युवा महिला हैं। माइक में बोलिएगा। हाँ अभी बुलाएंगे, अभी बुलाएंगे आपको। नमस्कार। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के समक्ष अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना मेरे लिए सहज तो नहीं है। श्री सतीश शुक्ला जी की पुस्तक के रसास्वादन का अवसर मुझे सिर्फ कल शाम को प्राप्त हुआ। अब इस अल्प समय में किताब को मैं पूर्णतः समाप्त तो नहीं कर पाई, और किंतु इन पृष्ठों के साथ कटखेली करते हुए मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ये सब कुछ चलचित्र की भांति मेरे सामने ही घटा हो। मैं इस समय मैं एक पत्रकार हूँ और लीगल सिस्टम कवर करती हूँ इंडिया का। एंड कहानी मुझे फिसलते हुए रेत पर जिंदगी के कुछ कहे अनकहे महसूस किए लम्हों की एक दास्तान सी रही। जीवन में कभी कभी रंग लाने के लिए हमें कुछ न कुछ चलाते रहना पड़ता है। ऐसा लगा शायद वो दोनों मित्र कहीं ना कहीं जीवन की इस आपाधापी में कुछ न कुछ वक्त निकाल के अपना मनोरंजन स्वयं करते थे, चाहे फिर उनका सोमरस का पान करना हो या उनका शायद न्यायालय जा जाकर रोज नए नए कार्य करना हो। कथानक हास्य रस से परिपूर्ण है और रोचक है, और दैनिक जीवन से जोड़कर इसे जीवन बनाने का कार्य लेखी ने बहुत भली भांति किया है। मैं पुनः आप सबको विशेष तौर से आदरणीय अनिल अंकल को और राधा आंटी को इस अवसर में मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद। आप सबके लिए दीपावली शुभ हो। बहुत अच्छे आपके टिप्पणियां हैं चैनिका जी, और आपकी टिप्पणी से मुझे ये याद आती है कि आपने शायद कुछ लोगों ने यहाँ सैमुअल बेकेट एक लेखक हुए हैं जो नोबेल प्राइज़ भी मिला है उनको, उन्होंने एक अभी मुझे जो चैनिका जी ने जो कमेंट किया उसी से मुझे याद आई, एक उन्होंने बड़ा विश्वविख्यात प्ले है जिसका नाम है वेटिंग फॉर गोडो, वेटिंग फॉर गोडो, और एक यान्र है लिटरेचर में, यूरोपियन लिटरेचर में, जिसको बोलते हैं थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। तो एब्सर्ड उसमें भी कुछ इसी प्रकार का है कि दो व्यक्ति हैं, वो एक प्रकार से एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं कि उनको एक प्रकार से ना कोई आस्था है, ना कोई भगवान में विश्वास है, ना जीवन में कुछ हो रहा है, ना कोई अर्थ है जीवन में। तो वो एक प्रकार से दो कैरेक्टर खड़े हैं और सारा प्ले उसी पर है, और वो समय बिताने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे परपंच करते रहते हैं जो उनको इस जो ये आघात जो जीवन में उनके हृदय पर लगता रहता है कि कोई अर्थ ही नहीं है जीवन में, तो उससे हटने के लिए वो कोई चीज़ बनाते रहते हैं और मजाकिया टाइप के, जिसका कि कोई लॉजिकल बात नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो आपके पात्र हैं, ये अगर जो आप उस दृष्टिकोण से देखें तो वो उनके जीवन में भी उन्होंने एक अर्थ ढूंढ लिया, और उसमें एक हास्यास्पद बात लोगों के लिए हो रही है, लेकिन वो उनके लिए एक प्रकार से मीनिंग ढूंढ रहे हैं। तो कुछ सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो सैमुअल बेकेट है, कदाचित आपकी कलम उनसे कुछ मिल रही है। आइए प्लीज यंग लेडी अनु जुगरान जी, आइए। पहले तो मैं लेखक महोदय को बहुत निकाल लीजिए उसको, ऐसे निकाल धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतनी बड़ी लिखी है, और ये लीजिए आप, ये लीजिए। मैंने जिस प्रयोजन से ये बुक खरीदी थी, मुझे लगा कि शायद हमें कुछ ऐसे शिक्षाप्रद दिखे, कुछ मिलेगा, कुछ हमारा टेक अवे होगा कि लेट गो करना चाहिए चीज़ों को, है ना। बिकॉज इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात कभी कभी इतना बड़ा रूप ले लेती है। बट मैंने जब वो स्टार्ट की पढ़ी, और वो इसका एक डिफरेंट ही फ्लेवर है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मतलब पूर्वाग्रह नहीं कर पाते इस
स्टोरी के बारे में, क्योंकि इतने बढ़िया इंटरेस्टिंग वे में वो आगे चल रही है। और नो डाउट आज सर से बात करने के बाद और चर्चा सुनने के बाद जो एक टिपिकल ग्रामीण परिवेश के दो व्यक्तियों में जो विटीनेस जो आ रही है, वो मेरे ख्याल से सर की ही देन है। बिकॉज उन्होंने इतने हर चीज़ का जस्टिफिकेशन उन दो मित्रों के पास भी है। हर एक अवगुण को वो कैसे गुण में कन्वर्ट कर रहे हैं। आई थिंक वो सर से उनको प्रेरणा मिली है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने हर एक क्वेश्चन का आंसर किया है। और मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, और मे बी वो मेरा पर्सनल सवाल हो जाएगा, क्योंकि मैं नॉन अल्कोहलिक हूँ और सुनती और उसमें भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट कोई दो व्यक्ति 20 साल लंबे प्रोलॉन्ग यूज जिंदा कैसे रह रहे हैं, और अगर आप एक दो बार उन्हें थोड़ा सा बीमार उठा देते तो मेरा पर्सनल मैं सेटिस्फाइड हो जाती कि इतने लंबे समय तक। ठीक है, एक तो है कि सामाजिक का एक हमारा टेकअवे होता है कि नहीं, हमें सबको मालूम है, और सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे पहले ही उसका जस्टिफिकेशन कर दिया कि प्लीज पाठक उसको इस एंगल से पढ़ें। पर फिर भी मेरा एंगल थोड़ा सा भटक गया, और मे बी मेरे फादर डॉक्टर थे तो उसका भी एक गुण आ जाता है कि इतने लंबे प्रोलॉन्ग पीरियड तक इस चीज़ का सेवन हो रहा है। दोनों ही बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तु हैं, फिर भी वो 20 साल में एक भी दिन वो बीमार नहीं हुए। सो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? और एक छोटी सी बात और है कि एक मूवी थी जारी LLB, और उसमें सौरभ शुक्ला वाज प्लेइंग जज, और उनके पीछे जो लगी हुई फाइलों से भरे हुए और वो बेचारे ऐसे ऐसे करके पढ़ रहे हैं। तो आई फील वेरी पिटी ऑन द जज कि आखिर वो भी तो इंसान है, और मेरे ख्याल से ये दो पात्र उन फाइलों का नंबर्स बढ़ाने में बहुत सहयोगी हैं। थैंक यू। जाहिर है मैम, ये स्वास्थ्यवर्धक है। बहुत संक्षिप्त उन्होंने उत्तर दिया आपकी बात का। आपने जो दूसरा विषय उठाया, मेरे विचार से यहाँ जितने हम लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग यहाँ होंगे, ऐसे नहीं कि होंगे नहीं, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो जिस ग्रामीण परिवेश को लेखक ने इसमें उजागर किया है भारत के, वो ग्रामीण परिवेश जो देखा हो यहाँ के लोगों ने, जो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे, ऐसे 2-4 लोग होंगे शायद, जिन्होंने, हमारे पहाड़ में भी गांव हैं, लेकिन वो मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश के देहात में नौकरी करी है, वो बिल्कुल भिन्न है। भारत के जो गांव हैं और जो अधिकांश भारत है, अधिकांश भारत जो वास करता है आज भी 60% देहात में ही है आज भी। और मेरे ख्याल से 10, 15, 20 साल, 25 साल पहले तो 70% था, और आज़ादी के समय में तो 95% था। तो जो भाषा है, जो परिवेश है, जिस प्रकार की दिनचर्या है, या एक और भी है कि जो पहाड़ के यहाँ जो, या देहरादून तो एक प्रकार से विदेश है। मैं आपको सच में बता रहा हूँ आपको, देहरादून तो विदेश है इस देश में ही। और पहाड़ के भी जो लोग यहाँ हैं, जो देहरादून या मेट्रोज में गए हैं या पहाड़ में भी उन्होंने गांव देखे हैं, जो मुख्य धारा के गांव देश के हैं, वो बिल्कुल अलग है। तो ये एक बहुत बड़ी, इसमें मैं कहूँगा लेखक की इसमें तारीफ की बात है कि उन्होंने बिल्कुल उसको यथावत जैसा वो है, क्योंकि मैं मसूरी में पैदा हुआ और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा, और मैंने भी वो यूपी के गांव देखे नहीं थे, लेकिन नौकरी में जब मैं गया तो मुझे कल्चर शॉक लगा। और फिर 35-36 साल जो भी नौकरी वोकरी करने में, तो फिर आप तो धीरे धीरे मालूम हो गया कि दुनिया है क्या। तो ये मैं इसके लिए बधाई दूंगा आपको, लेखक महोदय को, कि आपने जिस प्रकार से ये दिखाया है, बहुत बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर आपकी पुस्तक है और बहुत अच्छी चर्चा आपसे हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही रोचक चर्चा हुई यहाँ पे। विशेष रूप से मैं क्योंकि बहुत सारे लोग आज पहली बार आए हैं फुलवारी में चर्चा में, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताना चाहती हूँ। हम लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया था फरवरी
2023 से। और सबसे प्रथम उसमें जो चर्चा हुई थी आदरणीय डॉक्टर सुधा रानी पांडे जी की विजयिनी लघु नाटिका पे चर्चा हुई थी फरवरी में। उसके बाद मार्च में जो दूसरी चर्चा हुई थी वो डॉक्टर राम विनय जी की स्वरंभरा पे चर्चा हुई थी, बहुत ही सुंदर। और उसके बाद जो तीसरी चर्चा हुई थी वो हमारी आदरणीय डॉली डबराल जी की अफ्रीका हाउस, इनकी बहुत ही सुंदर शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उसमें, उस पर चर्चा हुई थी। उसके बाद जो चौथी चर्चा हुई थी आदरणीय डॉक्टर भटकोटी जी की मालिनी का आंचल जो पोएम है उस पर चर्चा हुई थी। और उसके बाद पहले ललित रयाल जी की एरी तू कभी ना हारी, उस पर चर्चा हुई थी। बहुत ही अच्छी उनकी पुस्तक, उनके पिताजी के बारे में जो स्टोरी लिखी थी। उसके बाद भटकोटी जी की, और उसके बाद आदरणीय सुधा रुगजुग्रान जी की मनस्विनी पे लास्ट चर्चा हुई थी। बहुत ही सुंदर आपका उपन्यास है। और इसके बाद ये अब 7th चर्चा है हम लोगों की श्रृंखला में, जो आदरणीय सतीश शुक्ल जी की इतनी सी बात पे चर्चा हुई और बहुत ही रोचक और सार्थक चर्चा हुई। आप दोनों ने इतने अच्छे प्रश्न पूछे, मतलब, और लेकिन आपने उतने ही अच्छे जवाब भी दिए। तो ये जो आदान प्रदान था प्रश्न और उत्तर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मुझे लगता है जो ऑडियंस में बैठे थे हम सब के लिए बहुत रोचक था आपकी बातें सुनना। और आप सब आए उसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मुझे पता है सब लोग बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि छोटी दीपावली का पर्व है और सब लोग मिलने मिलाने में बहुत व्यस्त थे। उसके बाद भी आपने लगभग 2 घंटे का समय हम लोगों को दिया। अनिल रतूड़ी जी और अपनी ओर से मैं हार्दिक आभार आप सबका व्यक्त करना चाहती हूँ। आप लोगों के आने से हम लोगों की दिवाली बहुत ही रोशन हो गई, बहुत ही रौनक हो गई फुलवारी में। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अनाउंसमेंट आप करना चाह रही थी कि हमारे बीच में एक नई राइटर भी हैं, डॉक्टर रूबी, और बहुत अच्छी राइटर हैं। आप अगर उनके राइटिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगी तो आप। मैंने अभी आपकी पुस्तक जो माया है, आप अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी पुस्तक लिखती हैं, और मुझे अभी आदरणीय जया जी ने एक पुस्तक भेंट की थी, वो जो मैं पढ़ने का कुछ अभी मैं पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ, करीब 100 पन्ने मैंने पढ़े हैं अंग्रेज़ी के। उस अंग्रेज़ी का उपन्यास है माया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपकी जो लिखने की क्षमता है वाकई में बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें आपने शायद पश्चिमी कुछ रीडर के लिए भी शायद उसमें कुछ लिखा है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, कल्चरल रिलीजियोसिटी, और वही जो द एग्जॉटिक इंडिया, ऑल दैट इज़ देयर। But I'm very impressed. I've just read about 100 pages. So please carry on. What did you want to say? Wanted to do something? Want to say something? Okay. Thank you so much for being here, and thank you to all the new members. हम सबका नाम नहीं ले रहे, लेकिन आज बहुत सारे नए लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, आप लोग आए। एंड नाउ अ स्पेशल वेलकम टू कंचन नेगी, who is recording all our episodes and putting it on her platform. Thank you so much, Kanchan.